बहुत सारे स्टूडेंट्स अब क्लास 10 से क्लास 11th में जाएंगे और उनमें से बहुत सारे लोग साइंस चूज करेंगे पढ़ने के लिए। वैसे सभी बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स अक्सर अधिकांश स्टूडेंट्स के लिए एक काफी मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है और उसकी वजहें हैं, उसके कारण हैं। पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई या नीट की तैयारी करेंगे, उनके लिए फिजिक्स काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ एक परसेंटेज स्टूडेंट्स को छोड़कर मैक्सिमम लोगों के लिए फिजिक्स एक चैलेंज की तरह, एक बहुत ही डॉन्टिंग चैलेंज की तरह हो जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 10 से 11th में जा रहे हैं, आपके लिए फिजिक्स उतना मुश्किल ना हो, इसके लिए आपको डे 1 से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो है। अगर आप मेरी बात को पूरी तरह सुनकर उसको अमल में लाएंगे तो निश्चिंत हो जाइए, आपको फिजिक्स उतनी मुश्किल नहीं लगेगी जितनी आपके साथियों को लगेगी। मैं शशि भूषण तिवारी आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक नए स्टूडेंट, नया मींस एक स्टूडेंट जो 10th के बाद 11th 12th में जा रहा है, उसको फिजिक्स नाम के सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले आप मेरी बातों को समझ पाएं, इसके लिए थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी कि आखिर फिजिक्स इतना मुश्किल क्यों माना जाता है। पहली बात की हर सब्जेक्ट हर व्यक्ति को रुचिकर नहीं लग सकता, ये तो अकाट्य सत्य है। तो बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, कुछ को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, कुछ को फिजिक्स भी अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो जो भी कर लें। बट जिनको फिजिक्स पसंद है उनको भी काफी कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि वो इस सब्जेक्ट को राइट तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है 10th तक की आपकी अभी तक की जो पढ़ाई रही है उसका ढर्रा। बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, उसमें बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आप सभी बच्चों ने रूटीन तरह के, एक ही तरह के क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस किया था और उससे मिलते जुलते या वही के वही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और आपने उनका बाकायदा सही सही आंसर लिख दिया, आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने जाते हो तो वहां सरप्राइज एलिमेंट होता है। वहां क्वेश्चंस आमतौर पर नए होते हैं, एग्जैक्टली किसी बुक से उठा के लिया गया क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपको अपनी पढ़ाई के दौरान, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी, आपको अपनी पढ़ाई के दौरान ये कोशिश नहीं करनी है कि दुनिया में जितने क्वेश्चन हैं उन सबको आप देख लो और कर लो। क्योंकि आपने अगर एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन भी देखे हैं तो 501वां क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ये एबिलिटी हासिल नहीं करनी है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि नहीं। रादर देन दैट, आपको ये एबिलिटी एक्वायर करनी है, भले ही आपने 50 क्वेश्चन किए एक चैप्टर में, पर आपको ये एबिलिटी एक्वायर करनी है कि कोई भी एक क्वेश्चन देखकर, भले ही वो अनसीन हो, आप उसे थोड़ा सोचकर समझ जाते हो कि क्या पूछा गया है और सही कॉन्सेप्ट्स लगाकर उसे सॉल्व कर देते हो। दैट मीन्स अनसीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी एक्वायर करनी है। और आपको अपनी पढ़ाई को भी डे 1 से इसी रास्ते पे लेके जाना है, हर समय इस बात का ख्याल रखते हुए कि मुझे ये 10 या 15 क्वेश्चन सिर्फ नहीं करने या 100 क्वेश्चन नहीं करने, मुझे वो कैपेबिलिटी एक्वायर करनी है जिससे कि मैं किसी भी अनसीन क्वेश्चन को देखकर घबराऊं नहीं, उसको अटेम्प्ट कर सकूं। तो आई होप ये पहली बात आप मेरी निश्चित तौर पर समझ गए। फिजिक्स जो बच्चे क्लास 10th के बाद 11th में जाते हैं उनके लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। आपको जो 11th 12th में फिजिक्स प्रेस्क्राइब्ड है वो कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स है। कैलकुलस आपके क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस का एक मेजर पोर्शन होता है। तो ये एक मिसमैच है। मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस काफी लेट से पढ़ाया जाता है और फिजिक्स में डे 1 से उसको यूज करना पड़ता है। तो नेचुरली हर फिजिक्स का टीचर अपने बच्चों को पहले
थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं जिसमें उन्हें कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं, और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, कैलकुलस क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं और कब करते हैं, इसको थोड़ा सिखाते हैं। तो आपको जब आपके टीचर या आप जब खुद से पढ़ रहे हो, ये वाला पार्ट जब पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स, तो उसको बहुत गहराई से समझना है। आप कैलकुलस के ऑपरेशंस जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं, ये शायद इनिशियल स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन करते क्यों है, कब करते हैं, इंटीग्रेशन करते क्यों है और कब करते हैं, ये समझ में आना बेहद जरूरी है। तो जब आप 11th क्लास की पढ़ाई शुरू करेंगे और इनिशियल फ्यू डेज में कैलकुलस को सीखने की जद्दोजहद कर रहे होंगे, तो रिलैक्स्ड मत होइएगा, उसको जितने अच्छे से सीख सकें सीखने की कोशिश कीजिएगा। आपको ढेर सारे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, और वो करना क्यों है ये जरूर सीखना है। हो सके तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, उनको फिजिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिएगा, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, रादर देन की प्लेन मैथमेटिक्स कि इंटीग्रेट दिस, डिफरेंशिएट दिस, ऐसा नहीं। उसको समझने की कोशिश कीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छे बुक्स में आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ एक डेली लाइफ सिचुएशन दी गई है और आपको समझना है कि पढ़ के समझना है कि हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है या यहाँ इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो उस माइंडसेट के साथ आपको सबसे पहले तो कैलकुलस सीखना है। उसी तरीके से एक और टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर जहां तक मुझे ध्यान आता है एनसीईआरटी बुक में एक सेपरेट चैप्टर के नाम पे नहीं दिया गया है, पर वेक्टर अलजेब्रा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सभी कुछ आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक में है। वो 3 अलग अलग चैप्टर में खंडों में दिया गया है, पर बेहतर होता है अगर बच्चे वेक्टर को डे 1 से एज ए सेपरेट चैप्टर मान के पढ़ लें, वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस को ठीक से सीख लें, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स होती हैं और उनकी जो अलजेब्रा है वो आपके अभी तक के पढ़े गए अलजेब्रा से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो उसको ध्यान देना ही देना है। जब टीचर आपको पढ़ा रहे हों, शायद आप में से बहुत सारे लोग कोचिंग जाएंगे, कोचिंग में पढ़ाया जा रहा हो या स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो, तो ये सोचकर ढीले नहीं पढ़ना है कि ये तो बुक में है ही नहीं। वो बुक में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर पूरा फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मली जो मिस्टेक क्लास 10 से 11th में जाने वाले बच्चे करते हैं, वो मिस्टेक ये होता है कि 10th बोर्ड अभी अभी तो खत्म हुआ है, तुरंत क्या पढ़ना, अभी थोड़ा 1 आध महीने बीतने देते हैं, उसके बाद सीरियसली पढ़ाई शुरू करेंगे, अभी तो बस थोड़ा बहुत स्कूल जाना, कोचिंग आना, ऐसा करके चलता है। बच्चों ये गलती मत कीजिएगा, बच्चों ये गलती मत कीजिएगा। फिजिक्स में 2 बातें आप बिल्कुल गांठ बांध के याद रखिए। फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो इंटरलिंक्ड है, चेन के लिंक की तरह है। पहला चैप्टर में आपने जो सीखा वो दूसरे में काम आएगा, पहले 2 चैप्टर में जो सीखा वो तीसरे में यूज होगा, तीसरे में जो सीखा 1 2 3 सब मिला के 4th चैप्टर में यूज होगा, एंड दैट इज हाउ इट प्रोसीड्स। क्योंकि जो फिजिक्स का मेजर पार्ट 11th क्लास में आपको पढ़ना है, मैकेनिक्स, वो सच में देखा जाए तो वो तो एक ही चैप्टर है मैकेनिक्स, पर वो आपकी टेक्स्ट बुक में सहूलियत के लिए कई चैप्टर्स में डिवाइड करके दिया गया है, एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, तीसरे चौथे चैप्टर में जाएंगे, वहां जो प्रॉब्लम्स आएंगे दे विल बी यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लर्नड इन चैप्टर 1 2 और 3। तो जो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो अप्रैल मई जून के महीनों में रिलैक्स कर रहे होते हैं कि अगस्त से पढ़ाई करेंगे या जुलाई से पढ़ाई करेंगे, और तब तक उनके स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉ और वर्क पावर एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर हो चुके होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो ऑलमोस्ट फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इनके कॉन्सेप्ट्स यूज करके प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे। ये एकदम बेसिक्स है और इन पे आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। अब ये इन चैप्टर पे पकड़, मतलब मैं कह रहा हूं कि शुरुआत 10th के तुरंत बाद रिलैक्स नहीं होना है, इन चैप्टर्स पे कमांड हासिल करने की कोशिश करनी है।
अब इन चैप्टर पे कमांड्स आएगा कैसे कैसे अगर आप कोई भी एक मोटी सी बुक ले आए जो किसी यूट्यूबर ने रिकमेंड की हो या आईआईटी गए भैया ने रिकमेंड की हो व्हाटएवर, और सोचे कि इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं फटाफट इनके क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी हैं साथ में, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ सॉल्यूशन देख लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ सॉल्यूशन देख लेता हूँ, इस तरीके से मैं सैकड़ों क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लेता हूँ, मैं तो सीख जाऊंगा। बिल्कुल नहीं सीखेंगे आप कुछ भी नहीं सीखेंगे, टेक माय वर्ड। आप अगर इस होड़ में लग गए कि मैं बहुत सारा मटेरियल जमा करके और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देख लूं, उनके सॉल्यूशन देख देख के सीख लूं, आप नहीं सीख पाएंगे। ये जो इनिशियल फ्यू चैप्टर्स के नाम मैं बार बार ले रहा हूं, काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, इनके कॉन्सेप्ट्स तो आगे यूज होंगे ही, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन चैप्टर्स को करते करते आप प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना ये सीख जाएंगे। प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट को पढ़कर इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये अप्रोच आपके अंदर आती चली जाएगी अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जी तोड़ कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, कोई एक्सटर्नल हेल्प मत लीजिए, ना तो बुक के सॉल्यूशन को देखिए, ना यूट्यूब पे उसके सॉल्यूशन को ढूंढिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर किसी हेल्प की जरूरत है तो वो आपकी टेक्स्ट बुक है, थ्योरी पढ़िए फिर से, उसमें एक दो एग्जाम्पल अगर दिए गए हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो उसको पढ़ लीजिए, पर ट्राई डेस्परेटली हार्ड कि किसी एक क्वेश्चन को आप खुद से कर सके, भले ही उसमें आधा घंटा लग जाए, 40 मिनट, 1 घंटा लगने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं, मैं कुछ तो समझ रहा हूं, मैं कुछ तो जानता हूं उसके बारे में, सही कर रहा हूं मैं शायद, पर आंसर नहीं आ रहा है, आप लगे रहिए। जब आप पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाए कि नहीं भाई मैंने तो सब तिकड़म भिड़ा के देख लिया, फिर भी सही आंसर नहीं आया, देन यू कैन रेफर टू द सॉल्यूशन। ये राइट अप्रोच होगी। इस अप्रोच को फॉलो करने वाले स्टूडेंट एक दिन में बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, नेचुरल है, पर यही स्टूडेंट सबसे ज्यादा सीखेंगे। यही स्टूडेंट आगे चलकर 6 महीने बाद पाएंगे कि फिजिक्स उतना मुश्किल नहीं है, आई फील कंफर्टेबल इन फिजिक्स, क्योंकि उन्होंने इनिशियल कुछ महीने फिजिक्स के क्वेश्चंस को समझना सीख लिया, लैंग्वेज को भांपने लगे, लैंग्वेज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करने का आर्ट आ गया, फिजिक्स के क्वेश्चन के जो की वर्ड्स हैं बहुत सारे, उनके मीनिंग उनको समझ में आने लगे कि अगर कहीं पे लिखा है कि देयर इज अ लॉन्ग वायर तो उसका क्या मीनिंग होता है, कहीं लिखा है वायर इज यूनिफॉर्म, उसका क्या मीनिंग होता है। इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं फिजिक्स में जिनके मीनिंग उनको एकदम पक्का पक्का समझ में आने लगेंगे। अगर इनिशियल फ्यू चैप्टर्स में आपने जरा भी टाल मटोल किया समझने में और अपने ऊपर भरोसा नहीं करके दूसरों पे भरोसा किया कि ये कोचिंग, ये टीचर मुझे सिखाएंगे, तो आप गए, फिर आपको फिजिक्स नहीं आएगा, पक्की बात। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों जो मैं आपको दे रहा हूं। दूसरी चीज, स्टिक टू कपल ऑफ गुड बुक्स। आइडियली तो एक ही बुक बोलना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ चलो यार 2 बुक ले लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल एक बुक से पढ़ के आपको थोड़ा हेजी लग रहा है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, उसी आर्टिकल को दूसरे अच्छे बुक से पढ़ लो, तो शायद कुछ उसमें एक ऐसा सेंटेंस लिखा है, एक ऐसा फ्रेज लिखा है जो आपको समझ में आ गया। ओके, ज्यादा से ज्यादा 2 अच्छी किताबें आपके टेबल पे होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स को खुद से अटेम्प्ट करना है, थ्योरी ढंग से पढ़नी है, हर डेरिवेशन को समझने की कोशिश करनी है। A derivation is just a problem, fundamental problem. You need to understand each and every step of that derivation. हर डेरिवेशन को समझना है। अगर आप डेरिवेशन नहीं समझ रहे हैं, नहीं कर रहे, मतलब आप फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ठीक से नहीं जानते हैं, तो बाकी प्रॉब्लम कैसे बनेंगे, उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नोट्स, हाँ नोट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। नॉर्मली जो नोट्स आप क्लासरूम के अंदर बैठ के बनाते हैं, टीचर जो बोर्ड पे लिख रहा है उसको कॉपी कर लेते हैं, मेरी समझ से तो वो नोट्स कूड़ा ही है,
किसी काम का नहीं है आपके। सच बोल रहा हूँ। नोट्स आपके पर्सनल असेट, आपके नोट्स से शायद दूसरे को कोई फायदा नहीं होने वाला, पर आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छे कंपेनियन है। तो बढ़िया नोट्स कब बनाओ, कैसे बनेगा? आप मान लो पेज 1 पढ़ना शुरू करते हो किसी बुक का और नोट्स बनाने लगते हो, तो फिर आप बढ़िया नोट्स नहीं बना पाओगे। आप मोर और लेस वो जो बुक में लिखा है उसको पूरा कॉपी कर लोगे। दैट इज नॉट ए गुड नोट्स, है ना? तो पहले आप बुक को पढ़ो। फिजिक्स काफी एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, उसमें ऐसा नहीं होता कि हर लाइन में एक फॉर्मूला है तो आपको बहुत कुछ रटना है, ऐसा नहीं। आप समझने पे फोकस करो, पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ो, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बुक में उनको करो, जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो एक्सरसाइज दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और जब कुछ कुछ फील आने लगे सब्जेक्ट का, चैप्टर का, कि हाँ इस चैप्टर में ये बातें कही गई, ये बातें सीखने की थी और ये क्वेश्चन मैं बना पाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बड़े मुश्किल से बना है या इसका सोल्यूशन रेफर करके तब मुझे समझ में आया, जब इस स्टेज में आ जाओ तब नोट्स बनाओ। हो सके तो नोट्स लूज शीट में बनाओ। ये मेरी पर्सनल राय है, आपकी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको समझ जाइए, तो फिर आप जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हैं। लूज शीट में बनाइए, पेपर के एक ही साइड लिखिए, दूसरे साइड ब्लैंक छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में भी आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो आप चाहेंगे कि ये कहीं भूल ना जाए, इसको कहीं लिख लेता हूँ। तो ये जो पीछे का पेज आपका खाली है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे है तो आप उसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, या कोई कॉन्सेप्ट आपको नया मिल गया उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हो सके तो एक साइड लिखिए, या आपको लगता है कि ये तो बहुत पेज खराब करने की बात कर रहे हो, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस आदमी नहीं हो तुम शशि गुरजन, तो ऐसा कीजिए कि आपकी कॉपी में, ठीक है, 1-2 पेज लिख लिया, 3 पेज लिख लिया, उसके बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए, 2-3 पेजों के बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया कीजिए, ऐसा कीजिए, सो दैट कि आप नई चीजों को वहां पे अपेंड कर सको। और नोट्स ऐसे लिखने हैं जो आपको समझ में आए, उसमें इंपॉर्टेंट बातें ब्रीफ में लिखो, ऐसी ऐसी भाषा में लिखो जो तुम्हें समझ में आती है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, किसी भी भाषा में लिखो यार, मिक्स ऑफ 2 लैंग्वेजेस में लिखो, कैसे लिखना लिखो। कोई क्वेश्चन बनाते समय आपको एक बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखा हो तो इसका ये मीनिंग होता है, उसको नोट कीजिए, उस क्वेश्चन के रेफरेंस के साथ नोट लिखिए कि इस बुक के इस क्वेश्चन में, या हो सके तो क्वेश्चन को इंडिकेटिव वे में थोड़ा एक डायग्राम बना के वहां पे लिख दीजिए और बोलिए कि इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज है सीखने की। तो ऐसे करके जब आप नोट्स बनाएंगे तो सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स और हर क्वेश्चन में जो कुछ सीखने वाली बातें थी वो सब आपके पेजेस में आ जाएंगे। तो जब कभी भी आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी आप उनको पलटेंगे और सारी चीजें जो आपने मेहनत करके किसी दिन सीखी थी वो सब आपके सामने आ जाएगी। अदरवाइज होता क्या है कि हम एक क्वेश्चन को बड़े मेहनत से बनाते तो हैं और उसको अगर कहीं नोट डाउन नहीं किया तो 6 महीने बाद वो स्किप कर जाता है कि हमने इसमें क्या समझा था। तो फिर वो क्वेश्चन बनाया था या नहीं बनाया था वो आपके लिए बात बराबर हो जाती है, क्योंकि आप बड़ी मेहनत करके कोई चीज सीखे थे, अब फिर दोबारा से उतनी मेहनत करोगे तभी सीख पाओगे, और दोबारा से उतनी मेहनत नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए बेकार होगा। तो इन बातों का ख्याल रखना है बच्चों आपको। और कुछ और बातें बोल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ऑल्टरनेटिव मेथड्स को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो या किसी सॉल्व्ड एग्जांपल कोई देखते हो उसमें एक पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस पर जरूर सोचना। इवन एक इक्वेशन को कोई ऑल्टरनेटिव तरीके से लिखा जा सकता है क्या, थॉट प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट हो सकती है क्या, भले ही इक्वेशन सेम हो पर क्या थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकती है। सोचो, कोई एक कैलकुलेशन तुमने किया, अच्छा खासा हाफ पेज लग गया, होने के बाद अब सोचो कि क्या इस कैलकुलेशन को थोड़े से 2-4 स्टेप कम करके किया जा सकता था क्या। पे अटेंशन टू दोज थिंग्स। ये जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर के मैनेजमेंट में तुमने काफी समय खर्च किया, इसको कम किया जा सकता था क्या। कहने का मतलब ये है, एकदम कूल होके पढ़िए, समय देके पढ़िए, हर चीज को चबा चबा कर डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। इस होड़ में बिल्कुल मत पढ़िए कि आपने एक दिन में 100 क्वेश्चन बनाएंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट, किसी पे डिपेंडेंस मत रखिए।
टीचर इज जस्ट ए गाइड, ही कैन शो यू द पाथ, ही कैन शो यू लाइट कि भाई ऐसे ऐसे करो, ये 10 क्वेश्चन करो, अब इसके बाद ये 15 क्वेश्चन करो, इसके बाद ये चैप्टर पढ़ो, ये थ्योरी देखो ऐसे समझी जाती है, बट करना तो आप ही को है। पढ़ाई यहाँ होती है, जब तक आप मनन नहीं करोगे तब तक आप चीजों को नहीं सीखोगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव सेड आर रेलिवेंट टू ऑल सब्जेक्ट्स इन फैक्ट, बट इन पर्टिकुलर फिजिक्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फिजिक्स काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है, और ये 11th क्लास के शुरू के 3-4 चैप्टर नहीं पढ़ने से बच्चों को फिर पूरी फिजिक्स कभी नहीं समझ में आती है। So don't commit this mistake. I hope that you have found this video to be useful. If it is really useful, if you have liked some of the points, do like the video. इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखो. I will try to answer as much as possible. See you in the next video with something else on our beloved subject, physics.